इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपको जानकारी है कि अयोध्या में कथित घोटाले को लेकर लगातार जांच को तेज कर दिया गया है, तो वहीं जिला कारागार पहुंचे सीओ की ओर से भी अयोध्या के मामले में अब जांच को तेज कर दिया गया। 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि एसआईटी की ओर से इस मामले में जांच को किया जा रहा है, तो वहीं आपको यह भी बड़ी जानकारी देते चले कि आगामी 6 तारीख को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, और जिसमें माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई है, और जिसमें साफ तौर पर आपको यह भी जानकारी देते चले कि सीबीआई की जांच को लेकर भी मांग उठाने की बात को कहा जा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि मामले में जिस तरीके से एफआईआर को दर्ज नहीं किया गया था, इस पर भी याचिकाकर्ता की ओर से मांग उठाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अयोध्या का चंदा घोटाला अब पूरे तरीके से सुर्खियों का विषय बन चुका है, जिसमें लगातार दरपतर जिस तरीके से इसमें खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से एसआईटी की ओर से जांच को तेज कर दिया गया है, आगे आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव पूरे तरीके से प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव की ओर से लगातार इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इस मामले में जो घोटाला है वो लगातार किया जा रहा है, और बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को शिकार बनाया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ सुरजीत जुड़ गए हैं। सुरजीत, अयोध्या का यह मामला अब न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। क्या कुछ आज का ताजा अपडेट? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर बात की जाए तो रामनगरी जो है वो विश्व में प्रचलित है। इसी को लेकर के जो जान चोरी के कथित मामले हैं उसमें दिन प्रतिदिन कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और नए जांच में कुछ न कुछ मिलता नजर आ रहा है, चाहे एसआईटी को हो चाहे पुलिस विभाग को हो। हालांकि अभी जब सीओ विवेचक हैं वो भी कारागार गए हैं, कारागार के अंदर में हैं। 5 आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। इसके पहले भी जो अविनाश शुक्ला थे उनको रिमांड पे लिया गया था, और उनको लेकर के उनके घर भी जाया गया था, जहाँ पे उनकी कार वगैरह बरामदगी हुई है। ऐसे ही जो तमाम अन्य पहलू हैं, इन्हीं को लेकर के जो विवेचक हैं इस मामले के, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं आरोपियों से, और ये जुटाने के चक्कर में है साथ ही कहाँ कहाँ क्या क्या आरोपियों ने अपनी संपत्ति बनाई है और किस प्रकार से वहां के दान का गबन किया है। जी बिल्कुल सुरजीत, देखिए एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस मामले में एसआईटी की कार्यशैली पर भी अखिलेश यादव की ओर से तमाम सवालों को उठाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए कहा जा सकता है साफ तौर पर कि इस विषय पर अब विपक्ष जो है वो पूरे जोर तरीके से सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष तो लगातार शुरू से ही ऐसे घेर रहा है। अगर बात की जाए एसआईटी मामले के, तो सर्वप्रथम जब इसकी वो उठा था, मांग उठी थी, चोरी का जब मामला उठा था, तो सर्वप्रथम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उसके बाद में फिर सपा नेता पवन पांडे, इन्हीं दोनों नेताओं के द्वारा इन चीजों को उजागर हुआ था। फिर धीरे धीरे खुलासे होते गए, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या करड़ी सेना हो, जितने भी थे उन सभी ने सरकार पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल। और सुरजीत, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से इस मामले में 6 तारीख को कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, क्या कुछ आशंका जताई जा रही है? क्योंकि इसमें कहा यह भी जा रहा है कि याचिकाकर्ता जो है वो एफआईआर को लेकर भी मांग उठा सकते हैं। देखिए, अगर कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि मांग करते हैं या नहीं करते हैं, किस प्रकार की सुनवाई होती है, वो तो अब कोर्ट चलने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है सुरजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अयोध्या में यह मामला पूरे तरीके से चर्चा का विषय बन गया है, और जिसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरे तरीके से चरम पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है पूछताछ करने के लिए 5 आरोपी हैं, से जो है पूछताछ के लिए
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बलरामपुर से है, जहां सीमा पर देखिए जो तनाव की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। जहां आपको बता दें कि बलरामपुर में दोहरी नागरिकता का मामला प्रकाश में आया है और बेहद ही बड़ा यह मामला है। दोहरी नागरिकता के आरोप में 27 पर केस को दर्ज किया गया और जहां सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की ऊपर भी अब जांच बैठा दी गई है। जहां नेपाल से जुड़े फर्जी दस्तावेजों का आरोप है, तो वहीं बलरामपुर से आया यह मामला जिसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि आपको बताते चले कि दोहरी नागरिकता के आरोप में 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है और जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में रहने वाले इन लोगों को भारत की जो भी अधिकार हैं, जो नागरिकों के अधिकार होते हैं, वो सभी अधिकार इनको मिल रहे थे। और जहां दोहरी नागरिकता होने के बाद इन लोगों को हिरासत में लेते हुए जांच को शुरू कर दिया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पर भी अब जांच को बिठाया गया है। आखिर किस तरीके से नेपाल से जुड़े फर्जी दस्तावेज पूरे तरीके से भारत में काम भी आ रहे हैं और साथ ही साथ इनको सेवाएं भी मुहैया करवा रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी के शक में आपको बताते चले कि इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक 27 लोगों को हिरासत में लेकर जांच को शुरू कर दिया गया है। थाना जरवा में 27 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि ये 27 लोग जो भारत के वोटर आईडी भी रखे हुए हैं, भारत के इलेक्टोरल लिस्ट में भी इनका नाम है, और साथ ही साथ गोपनीय जांच में ये तथ्य भी निकल के सामने आया है, जिसके सापेक्ष दस्तावेज भी हम लोगों ने प्राप्त किया है कि नेपाल के वोटर लिस्ट में भी इनका नाम है और ये यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसी में पूरा जाँच करके 27 लोगों के विरुद्ध थाना जरवा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई थी, जिस पे पूरा वेरीफाई करके इसमें नियमानुसार कार्यवाही की गई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें सभी साक्ष्य इकट्ठा करके जल्द से जल्द विधिक कार्यवाही करके पूरे प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा और बॉर्डर क्षेत्र में और भी ऐसे जितने प्रकरण हैं उन सबका पता लगाया जाएगा। की ओर से इस मामले में जांच को शुरू कर दिया गया है, तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि इस मामले में जांच तो तेज है ही, लेकिन शक के गहरे में 27 लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता बलरामपुर से अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, मामला सामने आया है जहां पुलिस पर भी देखिए तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 27 लोगों को इस आरोप में हिरासत में लिया गया, लेकिन आखिर ये फर्जी दस्तावेज बने कैसे? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से SIR को लेकर के जांच शुरू हुई थी और उसमें जो दोहरी नागरिकता की बात सामने आ रही थी, उसमें भी मतदाताओं को भी काटा गया था। लेकिन बलरामपुर क्षेत्र जो है वो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। हालांकि नेपाल के लोग भी यहाँ बलरामपुर में आते हैं और बलरामपुर के लोग भी नेपाल में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए गए थे और इस बीच में 27 लोगों के खिलाफ दोहरी नागरिकता को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है, वो अपने आप में बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के खड़ा हो रहा है। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है कि नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं को भी और बलरामपुर से नेपाल जाने वाले श्रद्धालुओं को नजर रखा जा रहा है, यात्रियों पर नजर रखा जा रहा है। बिल्कुल अशोक, क्या इसमें अभी तक इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिर उनके पास कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कि फर्जी पाए गए हैं? अभी इस पर कुछ कहना बड़ी बात होगी, लेकिन जिस तरह से जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड या इन सारे दस्तावेजों की जांच चल रही है। हालांकि जांच के बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि इनके पास कौन से अवैध दस्तावेज बनाए गए हैं और कौन कौन से दस्तावेज इनके पास मौजूद हैं, सरकारी व्यवस्थाओं का किस तरह से लाभ लिया गया है। इन सारी प्रक्रियाओं पर जांच जिला अधिकारी के द्वारा टीम गठित करके कराई जा रही है। हालांकि जिला अधिकारी ने बताया कि इस पर जांच चल रही है। जांच में जिस तरह से तथ्यात्मक
रूप से जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और अशोक, इसमें अभी तक किन किन लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि आरोप में 27 लोगों पर केस को दर्ज किया गया है, क्या कुछ कार्यशैली अभी तक पुलिस की? जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें अब्दुल रहमान पुत्र कल्लू हैं, जो ग्राम बालापुर और अनवरडी के निवासी हैं। हालांकि इसमें अब्दुल अजीज सिद्दीकी हैं, जो कुछ माह पहले इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसे काफी 27 लोग शामिल हैं जो जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और पुलिस लगातार इनकी जांच कर रही है। जी ठीक है अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलरामपुर से बेहद ही चौंकाने वाला यह मामला सामने आया है, जहां दोहरी नागरिकता के आधार पर आपको बता दें कि इसी आरोप में 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खबर कुशीनगर से है, जहां से यह अहम खबर जो है सामने आई है। आपको बताते चले कि गौशाला में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया और जहां बायोगैस प्लांट महीनों से बंद था, DPRO की ओर से निरीक्षण में इस पोल का खुलासा हुआ है। जहां आपको बता दें कि पहले भी इसमें कई सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर लगातार इस मामले में सवाल अधिकतर उठते ही नजर आए हैं। और एक बार फिर से कुशीनगर की यह गौशाला अब चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि बायोगैस प्लांट महीनों से बंद है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि DPRO को भी इसमें तमाम बार जो शिकायतें हैं वो मिली, और जिसके बाद DPRO की ओर से इसका निरीक्षण किया गया और जिसके बाद इस बड़े मामले का खुलासा हुआ है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जहां लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि बायोगैस प्लांट महीनों से बंद था और जिसके बाद से ही इस पर अब तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये जो एक बायोगैस प्लांट जो है 140 क्यूबिक मीटर का यहाँ स्थापित है, तो अभी जो कार्यदायी संस्था है उसने इसको जो है निर्माण तो पूरे करा दिया है, लेकिन अभी ये करीब 5-6 महीने से डिफंक्ट पड़ा हुआ है, अक्रियाशील है। तो इससे पहले जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी भ्रमण करके निर्देश दिए गए थे कि इसको क्रियाशील कराया जाए। तो आज उसी क्रम में जो है निरीक्षण किया गया था कि जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा अभी क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है, क्या क्या काम कराए गए हैं, तो उसी के संबंध में ये निरीक्षण था। चारे वगैरह को लेकर के क्या चीज़ें? अभी चारे वगैरह के लिए हम लोग अभी इसको इस संबंध में आज का निरीक्षण नहीं था, तो बेसिकली आज तो केवल जो है बायोगैस प्लांट के लिए ही जो है हम लोग यहाँ आए थे। कुशीनगर के बृहद गौण संरक्षण केंद्र में आज कुशीनगर के DPRO यानी कि आलोक प्रियदर्शी ने स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान बायोगैस प्लांट जो कुशीनगर के बृहद गौ संरक्षण केंद्र में बनाया गया है उसका भी उन्होंने जायजा लिया है। सुचारू रूप से न चलने को लेकर के उन्होंने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और जल्द ही उसे सुचारू रूप से चालू करने की भी बात कही। अगर बात करें बृहद गौ संरक्षण केंद्र की, तो पिछले महीने कुशीनगर के जिला अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने भी इसका स्थलीय निरीक्षण किया था और उस दौरान भी बायोगैस प्लांट को लेकर के खामियां मिली थी। हालांकि 1 हफ्ते के अंदर सुधार की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस है और DPRO के भी जांच में वो पूरी तरीके से बंद पाया गया। इसी के साथ जब गौशाले का निर्माण कराया गया था तो ये कहा जा रहा था कि यहाँ जो है खाद गड्ढा से लेकर के बायोगैस प्लांट सुचारू रूप से बनाया जा सकेगा, ताकि गौशाले के संचालन को लेकर के जो आय का स्रोत है वो भी बनेगा। लेकिन इन तमाम जो सरकार की योजनाएं थी वो अब धरातल पर फेल होती हुई नजर आ रही हैं। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मजदूरी के रुपए के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि अंतु कोतवाली क्षेत्र में चमनपुर गांव में मिस्त्री ने कथित तौर पर घर मालिक राम मिलन की बेटे से पीट कर हत्या कर दी और जहां बताया जा रहा है कि आरोपी 2 मजदूर साथियों के साथ घर पहुंचा था और इसी दौरान मजदूरी के भुगतान को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद गुस्से में उसने बेटे पर हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही SP और भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। जनपद प्रतापगढ़ के थाना अंतु क्षेत्र अंतर्गत आज चमनगंज बाजार में
राममिलन के यहाँ काम करने वाले 4 मजदूरों से उनका पैसे को लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके दौरान राममिलन की मृत्यु हो गई। उक्त के संदर्भ में थाना अंतु पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व एक नामजद अभियुक्त रामराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाश जारी है। तो अतुल, देखिए जिस तरीके से यह मामला सामने आया, पहले आप विस्तार से बताएं कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई? में मजदूरी के पैसे पर खूनी खेल हुआ, जहां पर मजदूरों ने बैट और डंडे से अपने जहां पर निर्माण कार्य हो रहा था मकान मालिक को ही मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि यह पूरा मामला शनिवार की देर शाम लगभग 8:30 बजे का है, जहां पर अंतु थाना क्षेत्र के ही बघुमार गांव के रहने वाले, जो कि चमनगंज बाजार में मकान बनवा रहे थे, राममिलन, उम्र करीब 53 वर्ष थी। वहां पर पैसे के लेन देन का मामला बताया जा रहा था कि मजदूरी न मिलने के कारण जो है यह विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको लेकर शनिवार को मजदूर ने अपने साथियों के संग जो है डंडे और बैट से मारपीट कर हत्या कर दी। मौके की सूचना पाकर अंतु पुलिस के साथ साथ जिले के एसपी दीपक भूकर सहित फोर्स वहां पे पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पर तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर वहीं रामराज को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश जारी है। ये भी बताएं कि हमें कि जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस की ओर से मामले में जांच तो की जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतने मामूली विवाद में किसी की हत्या कर देना। जी मैं जिस तरह से ये मामला उठा और एक छोटे से मामले पैसे के लेन देन के मामले में, मजदूरी के मामले में खून खराबा की नौबत आई और उसमें मकान मालिक की हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं अब मेडिकल परीक्षण के बाद ही साफ आएगा। कभी कभी ये मामला जो है नशे के दुत में या ईगो को लेकर मामला ये जो है बढ़ जाता है और प्रथम दृष्टया जहां तक है कि नशे की हालत में जो है ऐसा कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से यह मामला सामने आया है और जहां मजदूरी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। आपको यह भी बताते चले कि बैट से पीट कर मालिक की हत्या कर दी गई। चलिए अब आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़ की खबर की ओर, जहां आपको बताते चले कि 2 मंजिला इमारत में दर्दनाक हादसा हो गया और जिसके बाद यह तस्वीरें देखने को मिली जो कि अपने आप में ही बेहद स्तब्ध करने वाली है। देखिए हमारी रिपोर्ट। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। करीब 54 साल पुरानी 2 मंजिला व्यावसायिक इमारत अचानक भर भराकर गिर गई। हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड और चंडीगढ़ प्रशासन की टीमों ने करीब 6 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हादसा शनिवार शाम करीब 4:20 पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। बाद में सेना और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में शामिल हुई। जेसीबी की मदद से सबसे पहले छत के भारी लेंटर को सावधानी से हटाया गया ताकि मलबे के अंदर फंसे लोगों तक हवा पहुंचती रहे और उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। एनडीआरएफ कमांडर दीपक सिंह ने बताया कि पहचाने गए पीड़ितों को निकाल लिया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर थी और उन्हें अंत में निकाल लिया गया। सबसे लास्ट में 2 विक्टिम्स निकाले गए हैं जो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रैप थे और काफ़ी इंजर्ड भी थे, लेकिन उनको पूरा मेडिकल प्रिकॉशन के साथ जिला प्रशासन की तरफ से पूरी मेडिकल की टीम थी और एनडीआरएफ ने पूरे टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए उनको काफ़ी सेफली तरीके से निकाला है और अभी उनको आपने देखा कि हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर दिया। बेसिकली हमें इंटीमेशन मिली थी कि ये बिल्डिंग एक इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में कोलैप्स हुई है, तो
इमीडिएटली हमारी जो रेस्क्यू टीम थी, हमारा फायर डिपार्टमेंट था, हमारा जो एनडीआरएफ को हमने कॉल किया, वो टाइमली हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इनिशियली जो यहाँ 3 to 4 पर्सन थे जो जिनको इनिशियली हमने रेस्क्यू किया और वो इंजर्ड थे, उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। फिर उसके बाद जब हमारी टीम्स और इसको ज़्यादा अंदर तक एक्सप्लोर कर रही थी तो हमें 2 बंदे दिखे, जिसमें 2 बंदे थे और उसमें एक बंदा जो था अनकॉन्शियस था, दूसरा जो हमें था वो कॉन्शियस था। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 लोग रह गए थे उन दोनों को भी रेस्क्यू कर लिया गया और आपके सामने मेडिकल की टीम भी बुलाई गई थी और वो 32 मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिए गए। आपके सामने बीच में उस समय से सुबह से जब से इंसिडेंट हुआ है, एसडीएम हमारे पवित्र सिंह जी भी हैं, हमारे कमांडेंट दीपक सिंह जी भी। देखिए अभी इस पे हम नहीं कमेंट कर सकते हैं, एक कॉन्शियस स्टेट में था, दूसरे को लेकर गए हैं। अभी वहां पर जाकर ही हमें 32 मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कि उनके बारे में क्या है। अधिकारियों ने बताया कि इमारत का इस्तेमाल एक कबाड़ व्यापारी करता था। आपातकालीन सेवाओं की टीमें सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गईं और स्थानीय पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से समन्वित बचाव अभियान शुरू किया। मलबे के नीचे फंसे जिंदा लोगों का पता लगाने में मदद के लिए खोजी कुत्तों को तैनात किया गया है। 4 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 की मौत हो। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।